हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली हेडिंग न्यूज़ के तौर पर प्रकाशित की गई है वो है 300 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। CAA के तहत नागरिकता देने का काम शुरू। 14 शरणार्थियों को गृह सचिव ने सौंपे हैं सर्टिफिकेट। इसमें CAA में आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बता दें कि इसमें राज्य का कोई भी रोल नहीं है। जिनको भी जो शरणार्थी हैं उन्हें अगर ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो केंद्र सरकार द्वारा जारी यानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने नाम को रजिस्टर्ड करेंगे, किस वर्ष से वो भारत में रह रहे हैं इसको रजिस्टर करेंगे, और वहाँ के क्षेत्रीय यानी कि उस क्षेत्र के DM जो होंगे उसको वेरीफाई करेंगे और सीधे रिपोर्ट करेंगे गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय इसमें सर्टिफिकेट जारी कर देगा। यानी इसमें राज्य का और क्षेत्र का कोई भी रोल इम्पॉर्टेंट नहीं रखा गया है। अब इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता देने का कार्य शुरू हो चुका है। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपकर इसकी शुरुआत की। वैसे देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को CAA के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। गृह मंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर शरणार्थियों का दशकों का इंतजार खत्म हुआ। इसे मोदी की गारंटी उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का वादा आज़ादी के समय तत्कालीन नेताओं ने किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरा करके दिखाया है। उन्होंने सभी शरणार्थियों को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार CAA के माध्यम से हर एक शरणार्थी को भारत की नागरिकता देकर रहेगी। CAA बंगाल में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। टेंडर कमीशन घोटाले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलम गिरफ्तार। टेंडर घोटाले को जांच कर रही ED ने लगातार 2 दिनों तक लंबी पूछताछ के बाद बुधवार शाम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। आलम पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के टेंडर देने के बदले ठेकेदारों से कमीशन के तौर पर करोड़ों रुपए वसूलने का आरोप है। इससे पहले ED ने पूर्व CM हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया था। टेंडर कमीशन घोटाले में ED अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक सप्ताह पहले ED ने रांची में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम समेत कुछ ठेकेदारों के घर छापेमारी कर 38 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे। केंद्रीय बजट भी धर्म के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि धर्म के आधार पर देश को जो बांटने वाली कांग्रेस केंद्र सरकार के बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करना चाहती थी। साथ ही कहा है कि हम धर्म के आधार पर बजट का बंटवारा या नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण की अनुमति किसी सूरत में नहीं देंगे। मुझ पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं केवल कांग्रेस और इंडी की तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की उनकी साजिश को उजागर कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ MP चुनने का यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का नहीं है, बल्कि PM चुनने का है। ऐसा PM जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की कर्नल काले की मौत की जांच। संयुक्त राष्ट्र इजराइल और वेस्ट बैंक में स्थित भारतीय मिशन रफाह में मारे गए कर्नल रिटायर्ड वैभव अनिल काले के शव को भारत लाने में मदद करेंगे। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के रूप में गाजा के रफाह में कार्यरत काले का वाहन सोमवार को इजरायली हमले का शिकार हो गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र तेल अवीव और रामल्ला में कार्यरत मिशन कर्नल
काले का शव भारत पहुंचाने में मदद करेंगे। साथ ही घटना की जांच के लिए सक्रिय प्रयास करेंगे। बयान में कर्नल काले की असामयिक मौत पर शोक व्यक्त किया गया है। उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई गई है। मुंबई के नज़दीक ठाणे में रह रहा काले का परिवार इस हादसे से सदमे में है। दिवंगत काले की रिश्तेदार मुग्धा अशोक काले ने कहा है कि रफाह की घटना हमारे लिए बड़ा झटका है। हमें पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी नहीं है। हमारे लिए वैभव अभी भी जिंदा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जंगल की आग को काबू करने में उत्तराखंड का रवैया ढीला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को काबू करने में राज्य सरकार के लचर रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को 17 मई को तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को अदालत में पेश होकर फंड के उपयोग और वन विभाग की रिक्तियों आदि पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि वन विभाग के वाहन और स्टाफ का चुनाव ड्यूटी या अन्य किसी उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चारधाम यात्रा में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जंगल की आग को काबू करने में राज्य सरकार का रवैया बहुत ही ढीला रहा है। कार्यरत योजनाएं तैयार की गई हैं, लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। कोर्ट ने स्थिति को संवेदनजनक या और खेदजनक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार बस कोई न कोई बहाना ढूंढ रही है। ये आदेश और टिप्पणियां न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मुद्दा उठाने वाली अर्जी पर सुनवाई के दौरान बुधवार को कही है। शादी में मिले उपहारों की सूची बनाए इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के फर्जी मुकदमों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव या अधिकृत अधिकारी से इस बात के लिए शपथ पत्र मांगा है कि क्या विवाह के समय मिले उपहारों की सूची बनाने के नियम का पालन किया जा रहा है और सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की नियुक्ति की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम D चौहान ने अंकित सिंह व 3 अन्य की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है। वर वधू को मिलने वाले उपहारों को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है। अच्छी स्थिति यह होगी कि मौके पर मिली चीज़ों की सूची बनाई जाए और अगली सुनवाई 23 मई को होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चाबहार बंदरगाह को लेकर नहीं रखनी चाहिए संकीर्ण सोच। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा और इसे लेकर संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौता करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध का खतरा है। जयशंकर ने मंगलवार रात कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा कि अतीत में अमेरिका भी इस बात को मान चुका है कि चाबहार बंदरगाह की व्यापक प्रासंगिकता है। भारत ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए 10 साल के अनुबंध पर सोमवार को हस्ताक्षर किए, जिससे नई दिल्ली को मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। जयशंकर ने कहा कि चाबहार बंदरगाह से हमारा पुराना नाता रहा है, लेकिन हम कभी दीर्घकालिक समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं कर सके। इसकी वजह से कई समस्याएं भी आईं, लेकिन अंततः हम उन्हें सुलझाने में सफल रहे और दीर्घकालिक समझौता कर पाए हैं। दीर्घकालिक समझौता जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम बंदरगाह परिचालन नहीं सुधार सकते हैं। बंदरगाह परिचालन से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। गर्भ में पल रहे भ्रूण के पास भी जीवन का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 20 वर्षीय अविवाहित युवती की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें 27 माह के गर्भ को गिराने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि गर्भ में पल रहे भ्रूण के पास भी जीवन का मौलिक अधिकार है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस SVN भाटी और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 मई के फैसले में गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पीठ ने याची के वकील से कहा कि हम कानून के विरोधाभासी आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जिंदा रहने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इस बारे में आपको क्या कहना है? महिला के वकील ने कहा कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम केवल मां की बात करता है, यह केवल मां के लिए बनाया गया है। पीठ ने कहा कि शारीरिक बेहतरी पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि क्षमा करें। हाईकोर्ट ने 3 मई के आदेश में रेखांकित किया था कि 25 अप्रैल को अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स
को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था ताकि भ्रूण और याची की स्थिति का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की 1 किलोमीटर परिधि में खनन पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किलोमीटर की परिधि में खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नेशनल पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर की परिधि में खनन पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र पर भी लागू होगा। कोर्ट ने आदेश के उल्लंघन अवमानना के दायरे में आएगा। यह आदेश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने वन मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र वकील द्वारा राजस्थान के सरिस्का में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में खनन की इजाज़त का मुद्दा उठाने पर दिया है। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है कि मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक। देखिए, अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सतर्क रहना होगा। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। देखिए, इन दिनों कई अमेरिका और यूरोपीय विश्वविद्यालय इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का दूसरा मोर्चा बन चुके हैं। अमेरिका में तो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कैंपसों में पुलिस और सेना बुलानी पड़ी है। वहां सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अमेरिकी संस्था, हथियार बनाने वाली कंपनी और ऐसे व्यवसायों से अपना निवेश वापस लें जो इजराइल को लाभ पहुंचाते हों। आंदोलन की आड़ में अराजकता और कैंपसों पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा भी चल रही है। अमेरिका के पिछले छात्र आंदोलनों की ही तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन प्रदर्शनों का केंद्र बनी हुई है। अमेरिकी कैंपसों में साफ दिखाई दे रहा है यह सरिया और वामपंथ कट्टरपंथ पिछले 7 दशकों से वहां पनप रहे सांस्कृतिक मार्क्सवाद की देन है। वैचारिक कट्टरता के इस पहलू की कभी गहन समीक्षा नहीं हुई है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार शोषित मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करनी थी, परंतु रूसी क्रांति किसानों द्वारा लाई गई और करीब 6-7 दशक पहले छिड़े नारी मुक्ति आंदोलन और यौन क्रांति ने नारीवादी और यौन अल्पसंख्यकों को भी शोषित वर्ग में जोड़ दिया। मार्क्सवाद और इस्लामियत में समान रूप से विद्यमान कट्टरता और मजहबी अल्पसंख्यकों का शोषित वर्ग के रूप में चिन्हीकरण इस्लामिक कट्टरवादियों के लिए अनुकूल रहा है। नए वामपंथी विचारकों के पास भी अब क्रांति के वाहक के रूप में बहुत से वर्गों का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। दूसरी तरफ हिटलर के डर से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च फ्रंट से अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हुआ, जहां संस्था 1935 से 53 तक बनी रही। इस दौरान यहां बहुत सा मार्क्सवादी साहित्य प्रकाशित हुआ और तथ्यों को नकारने वाले सांस्कृतिक मार्क्सवाद से ने न सिर्फ हर सामाजिक समस्या को समूह दृष्टि से देखने पर बल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को शोषक और शोषित जैसे स्थायी वर्गों में बांट दिया है। ऐसे में इस विचारधारा ने कुछ समूहों का अंधा समर्थन और दूसरे समूहों के अंध विरोध को प्रोत्साहित किया है। अपने मताग्रह के कारण राजनीतिक सांस्कृतिक मार्क्सवाद उन तथ्यों की अनदेखी करता है जो उसकी विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए, इस विचारधारा के अनुसार बहुसंख्य हमेशा शोषक और अल्पसंख्यक शोषित ही रह सकता है, जबकि भारत में ही देखें तो मजहबी और नस्लीय अल्पसंख्यकों ने लंबे समय तक बहुसंख्यकों पर शासन और उनका शोषण भी किया है। समग्र विकास को समर्पित सरकार, हरीश सिंह पुरी का ये आर्टिकल है, जो भाजपा के नेता हैं और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी कार्य मंत्री भी हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने यहाँ पर भाजपा की जो कार्यशैली है उसका बखान किया है, सरकार का बखान किया है। तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है, चीन से भारत में ईवी बैटरी डंपिंग का खतरा बढ़ा।
चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर गहरा गया है। अमेरिकी प्रशासन ने चीन निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, स्टील, एल्युमिनियम के अलावा कई तरह के मेडिकल उपकरणों पर सीमा शुल्क के 4 गुना तक की वृद्धि की है। इससे जहां भारत की मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए अमेरिका को निर्यात के अवसर पैदा होने की संभावना है, वहीं इससे चीनी कंपनियों की ओर से भारत में ईवी के उपकरण और बैटरी की डंपिंग करने का खतरा भी बढ़ गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत कुल ईवी बैटरी का 75% चीन से आयात करता है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका व यूरोपीय संघ एक साथ चीन निर्मित ईवी और उनके उपकरणों पर शुल्क बढ़ा रहे हैं। इससे चीन इन उत्पादों को अब भारत समेत दूसरे देशों में डंप कर सकता है। नेक्स्ट है, बीते 9 वर्षों में 7,000 हुई कृषि स्टार्टअप्स की संख्या। अनुकूल कारोबारी माहौल और सरकारी समर्थन की बदौलत बीते 9 वर्षों के दौरान देश में कृषि से जुड़े स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 तक पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप की संख्या 50 से भी कम थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने किसानों के हितों में एक समग्र रणनीति अपनाई है। इसमें किसानों की आय, कृषि बीमा योजनाओं और विस्तारित सिंचाई कवरेज को बढ़ावा देने वाली पहलों के साथ जैविक खेती को बढ़ावा, महिला किसानों का सशक्त बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सेवाओं को डिजिटल बनाना शामिल है। मार्च तिमाही में शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी दर 6.7% रही है। जनवरी मार्च 2024 यानी कि मार्च तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर घटकर 6.7% रही है, जो पिछले वर्ष यानी समान अवधि में 6.8% थी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 22वें आवधिक श्रम बल सर्वे के डाटा के हवाले से यह जानकारी दी है। बेरोजगारी दर के रूप में कुल श्रम बल में बेरोजगार लोगों को परिभाषित किया गया है। अप्रैल में वस्तु और सेवा निर्यात 6% बढ़ा है। तो ये चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले यानी कि पहले महीने यानी अप्रैल में वस्तु निर्यात में 1.8% की वृद्धि रही है। इस दौरान 34.99 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। वाणिज्य विभाग के मुताबिक अप्रैल में जो वस्तु आयात हुआ है वो 10.27% बढ़कर 54.09 अरब डॉलर का रहा है। वस्तु निर्यात के लिए यह अच्छा संकेत है क्योंकि गत वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु के निर्यात में 3.11%, तो इस साल मार्च में भी वस्तु निर्यात 67.67% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इसमें युद्ध स्किप करेंगे। चीन यात्रा से पहले बोले पुतिन, यूक्रेन पर वार्ता को रूस तैयार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। बीजिंग यात्रा की पूर्व संध्या पर पुतिन ने चीनी मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा कि उनका शासन यूक्रेन संघर्ष पर वार्ता करने के लिए तैयार है। चीन को रूस का समर्थक माना जाता है। पुतिन ने सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में कहा कि हम यूक्रेन संघर्ष पर बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ऐसी वार्ता में हमारे सहित संघर्ष में शामिल सभी देशों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रूस समर्थक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को मारी गई गोली, हालत नाजुक। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को बुधवार को उनकी हत्या का प्रयास किया गया। एक सरकारी बैठक के बाद वह समर्थकों से मिल रहे थे, तभी उन पर फायरिंग की गई। 4 गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक पेट में जा लगी। इलाज के लिए 59 वर्षीय फिको को हेलीकॉप्टर से वंस्का वाइट्स्ट्रिका ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह घटना हैंडलोवा शहर में हाउस ऑफ कल्चर के बाहर की गई। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। फिको रूस समर्थक माने जाते हैं और इन वैश्विक मुद्दाओं में उन्होंने निंदा भी की है, यानी कि इसकी वैश्विक समुदाय ने निंदा की है। चलिए, तो ये आज का
16 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।